रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 30। अब तक आपने पढ़ा। विश्वनाथ जी एक लटकती हुई तलवार शिवांग के सर पर लटका कर चले गए। अपना फैसला उन्होंने शिवांग के साथ साथ सभी को बता दिया था। आइए देखते हैं क्या शिवांग इस फैसले को मानता है। चलिए जानते हैं अब आगे। इस समय कमरे में राधिका जी और शिवांग मौजूद थे। राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें शिवांग की ओर देखकर उन्होंने कहा। राधिका जी बोली, बेटा इस शादी के लिए मान जा, हाँ कर दे इस शादी के लिए। मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या है, लेकिन अगर आज यह शादी नहीं हुई ना तो तेरे पापा ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे और मेरे से उनकी यह हालत देखी नहीं जाएगी। तू मेरा बेटा है, मैं तेरे जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन वह मेरे पति हैं। तुझसे पहले मेरे जीवन में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं एक अच्छी बीवी ज़रूर हूँ। मैं अपने पति का साथ ऐसे मौके पर नहीं छोड़ सकती जब उन्हें सबसे ज़्यादा मेरे साथ की ज़रूरत हो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जा अपने प्यार को। इतना कहकर राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राधिका जी जानती थी कि शिवांग यह शादी नहीं करना चाहता क्योंकि शिवांग किसी और से प्यार करता है, लेकिन अभी तक उन्हें उस लड़की का नाम नहीं पता था क्योंकि शिवांग खुद उस लड़की से कल मिला था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रूहिका थी। और जब शिवांग को रूहिका की ही बहन से शादी करनी पड़ रही थी, यह सोच सोच कर राधिका जी भी परेशान हो रही थी। पर केशव जी का यूं परेशान चेहराओं से देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वह भी बेतहाशा रो पड़ी। अपने सामने शिवांग ने जब अपनी माँ को यूं रोता देखा तो उसने राधिका जी को गले लगा लिया और बोला, शिवांग बोला, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं, और आपसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। आप पापा को बता दीजिए मैं ये शादी करूँगा। अगर मुझे ज़िंदगी भर रुद्र भाई की जगह लेकर बिना किसी को पता चले काशी भाभी के साथ रहना पड़े तो मैं रहूँगा, लेकिन माँ मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, आप ही बताओ। राधिका जी बोली, बेटा कभी कभी फैसला जज्बातों से नहीं बल्कि दिमाग से लिए जाते हैं, और इस समय तुझे जज्बातों से सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अभी कुछ सोचोगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। इस समय मुझे बस काशी और व्योम की ज़िंदगी के बारे में सोचना है, और उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़ी एक और ज़िंदगी है, और वह उस मासूम की तो कोई गलती नहीं। वह तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन के प्रेम की वजह से इस रिश्ते को निभा रही है। अगर रूहिका को इस बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगी। अंकुश से शादी करने का फैसला उसने सिर्फ और सिर्फ व्योम और काशी के लिए ही लिया है। मैंने तुझे बताया था ना। वहीं शिवांग ने जैसे ही रूहिका का नाम सुना तो उसके दिल में दर्द हो उठा। शिवांग बोला, हाँ माँ, कभी कभी शायद प्यार किस्मत में ही नहीं होता, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप नीचे हॉल में चलिए और कहिए दूल्हा तैयार हो चुका है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। एक बेटे की ना सही दूसरे बेटे की ही सही, आपके लिए तो दोनों बेटे दूल्हे हैं आज, और आज आपके बेटे की शादी है। राधिका जी बोली, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दे, मैं इस समय स्वार्थी बन चुकी हूँ। इतना कहकर राधिका जी रोने लगी तो शिवांग उन्हें चुप कराते हुए बोला। शिवांग बोला, माँ आप तो मेरे लिए भगवान हो, और भगवान का कहा मैं कभी नहीं टाल सकता। आप पिताजी से कहिए कि सब कुछ ठीक है, वह हंसते मुस्कुराते बारात में शामिल हो। अगर दूल्हे के पिता ही उदास चेहरे लेते हुए बारात में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचिए कि आप अपने बहू को घर लेकर आ रही हैं और बहू के साथ आपका पोता घर आ रहा है। माँ व्योम के बारे में सोचिए, थोड़ी ही देर में वह आपकी गोद में होगा। जाइए पापा से बात करें। इतना कहकर शिवांग ने राधिका जी को कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही शिवांग ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसके भाव से पता चल रहा था कि वह बेहद परेशान हो चुका है। एक तरफ उसका प्यार था और एक तरफ उसका फ़र्ज़। शिवांग बोला, सोचा था तुमसे शादी किसी भी कीमत पर कर लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। शायद तुम्हारा मेरा मिलना ही नहीं लिखा था। एक बार फिर भाई को फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वह मान जाएं और घर वापस आ जाएं। इतना कहकर शिवांक ने रुद्र को फ़ोन किया तो इस समय रुद्र का फ़ोन ऑफ हो चुका था, लेकिन उसने शिवांक को फ़ोन रिसीव नहीं किया। पर शिवांग ने मैसेज डाल दिया कि रुद्र को, ताकि रुद्र मैसेज पढ़कर ही वापस आ जाए, लेकिन रुद्र वापस आता है या नहीं यह तो सिर्फ रुद्र जानता था। शिवांग तैयार होना शुरू करता है और थोड़ी देर में तैयार होकर शिवांग सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गया तो किसी ने भी उसे शिवांग के रूप में पहचाना ही नहीं। यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी इस बात से बेखबर थी। वह तो रुद्र को देखकर खुश थी कि चलो रुद्र ही तैयार होकर नीचे आया हुआ है।
लेकिन उसे शिवांग नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वह सीधे राधिका जी के पास गई और बोली। ऐश्वर्या बोली, आंटी जी शिवांग कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। राधिका जी बोली, बेटा शिवांग घर पर नहीं है, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है जिस कारण उसे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं था। क्या हुआ, कुछ ज़रूरी काम था क्या बेटा शिवांग से? ऐश्वर्या बोली, नहीं आंटी, ज़रूरी काम तो नहीं, बस मैं देख रही थी कि शिवांग अचानक से गया कहाँ। राधिका जी बोली, बेटा वह शादी में पहुँच जाएगा, फिलहाल तो वह इतना ही कह रहा था, बाकी उसके दोस्त की तबीयत कितनी ख़राब हुई है और वह कब तक ठीक होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह ठीक हो गया तो शिवांग शादी में आ जाएगा। तुम शादी इंजॉय करो, वैसे भी बारात निकलने ही वाली है। ऐश्वर्या तैयार बैठी थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि शिवांग कहाँ है। वह तो शिवांग के हर एक कदम पर नज़र रख रही थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह शिवांग के बारे में ज़्यादा पूछताछ करती तो वह भी शक के घेरे में आ सकती थी। इसलिए वह सीधे चुपचाप बारात के साथ रवाना हो गई। सभी बाराती नाचते नाचते वेडिंग वेन्यू तक पहुंच चुके थे। वहां दूसरी ओर रम्या भी अपने बेटे अंकुश की बारात लेकर आ चुकी थी। दोनों ही दूल्हे दरवाजे तक पहुंच चुके थे। यह बात जैसे ही काशी को पता चली तो उसके हैरानी की सीमा न रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब रुद्र को वह लेटर मिल चुका था तो रुद्र ने शादी से आने से इनकार क्यों नहीं किया, क्यों वह बारात लेकर आ गया। काशी दुल्हन के जोड़े में तैयार अपने प्लान को फ्लॉप होता देख रही थी। तभी वहां आशीष जी आ गए। उनके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स था। आशीष जी ने वह बॉक्स काशी को दिया और काशी को देखकर बोले। आशीष जी बोले, यह लो काशी, यह मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अगर आपको तोहफा ही देना है तो यह शादी तोड़ दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा मिस्टर रजावत। यह काशी ने कहा तो आशीष जी बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ काशी, ना कि मिस्टर रजावत। तो पिताजी बोलोगी तो बेहतर होगा। काशी बोली, पिता मानना और बोलने में बहुत फ़र्क होता है, और पिता मैं तब बोलूँगी जब मन से पिता शब्द निकले, लेकिन मैं आपको अपना पिता मानती ही नहीं हूँ। और अगर आप पिता हैं तो पिता होने का कर्तव्य निभाइए। आपकी बेटी शादी से खुश नहीं है और यह शादी नहीं करना चाहती, तो तोड़ दीजिए यह शादी। मैं मानूंगी कि आप मेरे पिता हैं। आशीष जी बोले, यह शादी किसी कीमत पर नहीं टूटेगी काशी। बारात पहुँच चुकी है और अब तुम बोल रही हो कि मैं शादी तोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं, उम्मीद है तुम इस रिश्ते को अपनाओगी। काशी बोली, तो आप भी सुन लीजिए, मैं यह शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे को और अपनी आराध्या की वजह से कर रही हूँ, और इसमें एक और वजह जुड़ चुकी है, वह वजह है मेरी बहन रूही का। पर इतना याद रखिएगा, अगर इन तीनों की ज़िंदगी में ज़रा सी भी उथल पुथल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता। यह शादी मैं सिर्फ रूहिका की खुशियों को बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप चाहते तो आप अपनी दोनों बेटियों की खुशियों को बचा सकते थे। रूहिका इस शादी से खुश नहीं है, ना जाने आपको यह क्यों नहीं दिख रहा है। क्या आप अपनी रियासत को बचाने के चक्कर में अपने दोनों बच्चों की बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटेंगे? आशीष जी बोले, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो काशी, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। बेशक अभी तुम्हें मेरी बातें और मेरा यह फैसला गलत लग रहा है, लेकिन बेटा मैं कभी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। काशी बोली, तो रूहिका के लिए गलत फैसला क्यों ले रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि अंकुश सही लड़का नहीं है रूहिका के लिए, फिर भी आप रूहिका की शादी उससे करवाने के लिए तैयार हो गए। आशीष जी बोले, यह सोचना हमारा काम है और तुम चिंता मत करो। मैं अपने दोनों बेटियों का बुरा कभी नहीं सोच सकता। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बहुत अमूल्य हैं। तुम बस यह तोहफा संभालो और थोड़ी ही देर में मंडप में आने की तैयारी करो। इतना कहकर आशीष जी वहाँ से चले गए। वहीं दोनों ही दुल्हन हो चुकी हैं तैयार। काशी को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह बात हो चुकी थी। रुद्र बारात लेकर आ चुका था, लेकिन यह बात तो काशी भी नहीं जानती थी कि दूल्हा कौन है। काशी, जो कि पहले से ही गुस्से में थी इस वजह से कि रुद्र के लेटर पढ़ने के बावजूद भी उसने उस पर अमल नहीं किया और यह शादी नहीं तोड़ी, वह बुझे मन से वहीं रह गई और काशी कुछ कर भी नहीं सकती थी। साथ ही में दूसरी ओर रूहिका भी तैयार हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतरी कोई सुंदर अप्सरा ज़मीन पर आकर बैठ चुकी हो। काशी थोड़ी देर में उस कमरे में गई जहाँ पर रूहिका तैयार हो रही थी, तो उसने रूहिका को देखकर कहा। काशी बोली, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहन, नज़र ना लगे किसी की। इतना कहकर काशी ने रूहिका को काला टीका लगाया तो रूहिका बोली, दी, काला टीका लगाना तो आपको भी बनता है। आप भी तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आपके निखार कर क्या जादू चढ़ा है। लगता है जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे वहाँ कहते हैं कि अगर शादी के दिन
कि मेहंदी और दुल्हन का रूप निखर कर आ जाए तो उसका होने वाला पति उससे बहुत प्यार करता है। आराध्या, जो कि काशी और रूहिका के बीच की बातें सुन रही थी, वह झट से बोली। आराध्या बोली, तो इसका मतलब रूहिका, तेरे होने वाले पति को तो तुझ पर जान छिड़केगा, तभी तो देख तेरे रूप में क्या निखार आ रहा है। यह सुनते ही रूहिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द काशी को दिख चुका था। काशी रूहिका से बोली, तू इस शादी से खुश है ना रूहिका? रूहिका बोली, हाँ दी, मैं खुश हूँ। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं खुश नहीं हूँ? देखो, इतनी सुंदर सजी धजी तैयार बैठी हुई हूँ मैं। चलो आप यहाँ पर बैठो, मैं खिड़की से बारात को देखती हूँ। देखो कितनी ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही हैं। इतना कहकर रूहिका ने काशी को सोफे पर बैठाया और खुद खिड़की से बारात देखने लगी। उसने देखा कि दरवाजे पर खड़े दूल्हे अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ अंकुश को देखकर रूहिका मन ही मन में उदास हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना यह दुख किसी के सामने शो नहीं किया। उसे अपने दादाजी की कही बातों पर भरोसा था। पर अभी वह इस शादी को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन काशी और अपने भतीजे व्योम की खुशी के लिए कर रही थी। उसे पता था अगर उसने यह शादी करने से इनकार किया तो कहीं व्योम और काशी की ज़िंदगी ना खराब हो जाए। रुद्र और अंकुश की आरती उतारी गई और फिर दोनों को ही अंदर आने के लिए कहा गया। दोनों ही दूल्हे शादी के मंडप और हॉल में पहुंच चुके थे। काफ़ी सारी रस्में और थोड़ी देर पूजा होने के बाद पंडित जी ने दूल्हे को एक बड़ी सी थाल में कुछ कपड़े देते हुए उन कपड़ों को पहन कर आने के लिए कहा। वह कपड़े रजावत फैमिली की ओर से दूल्हे के लिए आए हुए थे, जिसे पहनकर ही दूल्हा मंडप में बैठता था। इसलिए रम्या अंकुश के कपड़े की थाल लेकर कमरे की ओर चली गई और राधिका जी शिवांक को लेकर कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर राधिका जी ने शिवांक को वह कपड़े चेंज करने के लिए कहा और खुद दुल्हन के साथ बाकी रस्मों को करने के लिए बाकी औरतों के साथ उस कमरे की ओर चली गई। लेकिन कोई था जो दूल्हे को अभी भी शकों से भरी निगाहों से देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या को अभी भी लग रहा था कि कोई कुछ तो छुपा रहा है। वह बार बार शिवांग को कॉल कर रही थी, लेकिन शिवांग का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। ऐश्वर्या समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय कर लिया था कि वह अब रुद्र पर नज़रें बनाए बैठेगी, इसलिए वह कमरे में औरतों के साथ नहीं गई, वहीं बाहर नज़रें जमाए बैठी रही। जहाँ दोनों मौजूद थी वहाँ गोद भराई की रस्म होनी थी, तो शादी के समय सास अपनी बहू के साथ करती है। साथ ही में तिलक की रस्म भी इसी समय होनी थी। मुहूर्त के हिसाब से सारी रीति रिवाजों को करा जा रहा था। रम्या ने रूहिका की गोद में एक बड़ा सा दुपट्टा दिया, जिसे रूहिका ने अपने आंचल की तरफ रखते हुए अपनी गोद में रखा और फिर गोद में नारियल और रुपए देखकर धीरे धीरे सभी लोग इस रस्म को करने लगे। ठीक ऐसा ही राधिका जी ने भी किया काशी के साथ। राधिका जी बड़े प्यार से काशी की ओर देखकर बोली। राधिका जी बोली, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़रें ना लगे हैं तुम दोनों बहनों को। काशी ने कुछ नहीं कहा, वह बस यह सुन मुस्कुरा उठी। दोनों ही दुल्हनों से मिल चुकी थी रम्या जी और राधिका जी। दोनों के ही दूल्हे चले गए हैं तैयार होने के लिए। ऐश्वर्या का भी प्लान काम कर चुका है। क्या चल रहा है ऐश्वर्या के दिमाग में और क्या प्लान बनाया है उसने, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ और आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद।